Hello, welcome to this course of Automobile Engineering of 6th semester. Myself, Mr. A. Swagmare, Department of Mechanical Engineering, YB Patil Polytechnic, Akundi, Pune. So, in today's session, we are going to start chapter number 1 of Automobile Engineering subject. Okay, so before starting this unit, we'll see the mark distribution for this automobile engineering subject. Okay, so let us start with the mark distribution. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टोटल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए टोटल 150 मार्क्स अलॉट किए गए हैं. सो आउट ऑफ दिस 150 मार्क्स 100 मार्क्स फॉर थ्योरी पेपर एंड फॉर प्रैक्टिकल 50 मार्क्स आर अलॉटेड. ओके, और ये जो 100 मार्क्स है थ्योरी पेपर के उसको फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 70 मार्क्स और प्रोग्रेसिव असेसमेंट उसके लिए 30 मार्क्स अलॉट किए गए हैं. तो प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपका जो क्लास टेस्ट 1 और क्लास टेस्ट 2 होता है उसका एवरेज आउट ऑफ 20 और जो आपके माइक्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं 30 मार्क्स में से. ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल देखते तो प्रैक्टिकल में भी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए 25 मार्क्स है और प्रोग्रेसिव असेसमेंट फॉर द प्रैक्टिकल आर आल्सो 25 मार्क्स. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक्सटर्नल विल बी देयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट, course outcome for this particular chapter is prepare vehicle layout with the specification. यानी यूनिट कंप्लीट होने के बाद will be able to prepare a vehicle layout with the specification. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर और सेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन द ऑटोमोबाइल. ठीक है, तो ये सेशन खत्म होने के बाद आप ऑटोमोबाइल डिफाइन कर पाओगे, ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन कर पाओगे. और दूसरा जो पॉइंट है आइडेंटिफाई, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल. और ऑटोमोबाइल में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सभी सिस्टम्स के बारे में, उनका फंक्शन, लोकेशन, ये सब आपको यहाँ पे पता चलेगा. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. पीओ एंड पीएसओ मैपिंग. तो यहाँ पे पीओ 1 मैच होता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन आपका बेसिक नॉलेज बढ़ने वाला है तो इसलिए यहाँ पे पीओ 1 मैच होगा. उसके बाद पीओ 4 जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पता चलेगा. उसके बाद पीओ 10 जो कि है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको नॉलेज मिलेगा इस सेशन में इट विल बी यूजफुल फॉर और हेल्पफुल फॉर यू पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ. ओके, और पीएसओ 2 भी आपको आपका यहाँ पे मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट और सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एक कर पाओगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पीओ एंड पीएसओ मैपिंग. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज ऑटोमोबाइल. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमोबाइल कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स. फर्स्ट इज ऑटो और दूसरा जो है वो है मोबाइल. तो ऑटो का मीनिंग क्या होता है? ऑटो यानी ऑटोमेटिक, ऐसा कोई सिस्टम जो ऑटोमेटिकली रन होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑटो का मीनिंग है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो खुद ब खुद पावर जनरेट करता है. यानी ऐसा व्हीकल जो खुद को रन करने के लिए जो पावर लगती है वो पावर खुद ब खुद जनरेट करता है. दैट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल. इसका आप एग्जांपल ले लो, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, ऑल दीज आर दी सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, क्योंकि उनको रन करने के लिए जो पावर लगती है एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए जो पावर लग रही है वो पावर कहाँ पे जनरेट हो रही है? व्हीकल के अंदर ही. तो इसलिए वो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल. लेकिन आप एग्जाम्पल ले लो बाइसिकल का. तो बाइसिकल तो व्हीकल है लेकिन वो सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है. क्यों सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो पावर लग रही है टू मूव दैट बाइसिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, पावर रिक्वायर्ड इज गिवन बाय द राइडर. ठीक है, तो राइडर को वहाँ पे पावर देनी पड़ रही है. तो इसलिए बाइसिकल जो है, बाइसिकल इज नॉट अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल. ठीक है, तो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ प्रोपेल्ड एंड नॉन सेल्फ प्रोपेल्ड. ठीक है, तो ऑटो का मीनिंग क्या है फिर? अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल. नाउ दूसरा जो वर्ड है इसमें मोबाइल इन द सेंस मूवमेंट ऑफ व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. मतलब ऐसा व्हीकल हम उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं. दैट इज अ मोबाइल.
ठीक है, तो ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन आपको पता चल गई। ऑटो यानी अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल जिसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो, मतलब पैसेंजर को कैरी करने के लिए या फिर कार्गो, कार्गो यानी गुड्स मटेरियल वगैरह उनको कैरी करने के लिए ऑटोमोबाइल यूज होता है। तो ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन क्या है फिर? ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गोज। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल जो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है और उसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, दैट इज मोबाइल। सो ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल इज एन ऑटोमोबाइल। The next is car. Car is also automobile, right? जो भी प्रोपेल करने के लिए जो सिस्टम है, इंजन वगैरह, ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह, वो व्हीकल के अंदर ही होता है, इसलिए कार इज एन ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट इज बस। बस इज आल्सो एन ऑटोमोबाइल। देन कार्गो व्हीकल्स, ठीक है, कार्गो व्हीकल्स, वैन्स वगैरह ये सब ऑटोमोबाइल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, ऑल दीज आर दी व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, क्या वो ऑटोमोबाइल है? तो ऑटोमोबाइल नहीं है। क्यों ऑटोमोबाइल नहीं है? क्योंकि उनको रन करने के लिए एक प्रॉपर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। जैसे कि शिप को ले लो, शिप का एग्जांपल ले लो। शिप रन करने के लिए हमें वाटर ही चाहिए, और एरोप्लेन को रन करने के लिए हमें एयरपोर्ट या फिर हवा में हम उनको रन कर सकते हैं। या फिर ट्रेन ले लो, ट्रेन के लिए एक प्रॉपर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पटरी लगती है, हम ट्रेन को कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज व्हीकल्स, ट्रेन, एरोप्लेन एंड शिप एंड दीज ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कौन से फिर? मोटरसाइकिल, कार, बस एंड कार्गो व्हीकल्स। ओके, कार, टेम्पो, ट्रक वगैरह सभी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो जनरली जो ऑटोमोबाइल होता है उसके कंपोनेंट्स हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो चलो देखते हैं। कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सो व्हिच आर दीस टू कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज चेसिस एंड सेकंड वन इज द बॉडी। सो चेसिस मतलब क्या और बॉडी मतलब क्या, ये हम देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एक्सप्लोडेड इमेज जो कि कार का है, उसको एक्सप्लोर किया गया है। मतलब सभी कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कार की। तो चेसिस क्या होता है देखते हैं पहले। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 4 व्हील्स आर देयर एंड दीज 4 व्हील्स आर अटैच्ड और माउंटेड ऑन द एक्सल्स, मतलब फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, उसके ऊपर ये चारों व्हील्स वहाँ पे माउंट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सल है, एक्सल्स आर अटैच्ड टू द फ्रेम। ठीक है, दिस इज अ फ्रेम। तो फ्रेम को अटैच किए गए हैं। फ्रेम मतलब क्या होता है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा। दिस इज वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको वो एक्सल्स अटैच किए हैं। उसके बाद बाकी सारे कंपोनेंट जैसे कि रेडिएटर, इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह, ये सभी कंपोनेंट्स इस फ्रेम को अटैच किए हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ कंपोनेंट जैसे कि स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, सभी कंपोनेंट्स फ्रेम को अटैच किए गए हैं। And when we attach all these components to the frame and this structure or body is ready to move from one place to other place, then this whole assembly is known as chassis. ठीक है, जैसे कि आपने भी देखा होगा रोड पे वगैरह, हाईवे पे कुछ ट्रक्स के चेसिस एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हुए आपने देखा होगा। सो दैट इज द चेसिस। तो यहाँ पे देखते हैं कि चेसिस मतलब क्या? चेसिस इज नथिंग बट अ व्हीकल विदाउट बॉडी। ठीक है, चेसिस मतलब व्हीकल विदाउट बॉडी, मतलब ऊपर का पार्ट अगर हम वहाँ पे नहीं रहता है तो उसको हम चेसिस कहेंगे। उसके बाद चेसिस कंसिस्ट ऑफ फ्रेम। फ्रेम मतलब कौन सा पार्ट? यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, दिस इज अ फ्रेम। फ्रेम इज द रिजिड स्ट्रक्चर। उसके बाद इंजन। इंजन कहाँ पे? हियर। फंक्शन ऑफ द इंजन इज टू जनरेट द मैकेनिकल पावर। देन ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजन की जो पावर है, इंजन की पावर हमें रियर व्हील तक ट्रांसमिट करना होता है, तो उसके लिए कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगी। उसमें आता है गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल वगैरह, वो सब उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है। उसके बाद एक्सल्स एंड व्हील्स, मतलब रियर एक्सल होगा और उसके बाद व्हील्स होंगे जहाँ पे हमें प्रोपेल व्हीकल को प्रोपेल करने की पावर ट्रांसमिट करनी होती है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम यानी ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा। व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए जो भी सिस्टम रहती है उसको हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम, सो ऑल दीज आर दी कंट्रोल सिस्टम्स।
ठीक है। तो चेसिस क्या होता है फिर, ये सभी कंपोनेंट्स, रेडिएटर, इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिफरेंशियल, व्हील्स, एक्सल्स, स्टीयरिंग, सस्पेंशन सिस्टम, ये सभी कंपोनेंट जब हम फ्रेम को अटैच करते हैं तो सभी को मिला के हम बोलते हैं क्या, चेसिस। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है ऑटोमोबाइल का, वो पार्ट है बॉडी। बॉडी इन द सेंस कवर ऑफ द व्हीकल। ठीक है, इट इज द कवर ऑफ द व्हीकल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज द बॉडी ऑफ व्हीकल। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन चेसिस एंड बॉडी एंड व्हाट इज मीन बाय बॉडी और चेसिस। हेलो, आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए, बिकॉज बेल से ही आपको पता चलेगा कि कोई नया वीडियो मैंने आपके लिए रिलीज़ किया है। धन्यवाद। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट सिस्टम्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इंजन होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कंफर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये सभी सिस्टम्स हम आने वाले लेक्चर में, आने वाले सेशंस में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इस सभी सिस्टम के ऊपर, हर एक सिस्टम के ऊपर एक एक यूनिट आपके सिलेबस में दिया गया है। जैसे कि दूसरा यूनिट है ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर, तीसरा यूनिट है कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, राइट, कंफर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, हर एक सिस्टम के ऊपर एक एक यूनिट दिया गया है। अब आपको यहाँ पे स्टडी करना है कि इस सिस्टम्स के अंडर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं। पहला जो कंपोनेंट वो है इंजन। तो इंजन क्या होता है, इंजन इज द हार्ट ऑफ एनी व्हीकल और ऑटोमोबाइल, बराबर ना। इंजन क्या होता है कि वो पावर जनरेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू propel the vehicle. This mechanical energy is required to propel the vehicle. तो फिर इंजन कैसे पावर जनरेट करेगा, फिर जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल में, राइट, फ्यूल का हम बर्निंग कहाँ पे करते हैं, इंजन में। जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल में, उसका कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा इंजन में। ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटरी एनर्जी होगी, रोटरी पावर जो होगी, उसको हम यूज करेंगे व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए। अब और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हमें ट्रांसमिट करना होगा कहाँ पे, रियर व्हील को। ठीक है। देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल टू प्रोपेल द व्हीकल। तो वो जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, उसको हमें ट्रांसमिट करना है कहाँ तक, रियर व्हील तक। तो उसके बीच में जो कंपोनेंट्स आते हैं उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से फिर, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से, पहला कंपोनेंट है क्लच, यानी इंजन में जो पावर जनरेट हो रही है उसको हम पहले ट्रांसमिट करेंगे क्लच की तरफ। क्लच के बाद होगा गियर बॉक्स, उसके बाद होगा प्रोपेलर शाफ्ट, और वहाँ पे दो यूनिवर्सल कपलिंग्स रहते हैं। देन डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल, उसके बाद व्हील्स एंड एक्सल। तो इस तरह से हम पावर व्हील्स तक ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक, इंजन से लेके रियर व्हील तक। और इतने सारे कंपोनेंट्स इसमें आते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। अब आने वाले सेशन में, ठीक है, आने वाले सेशन में हम देखेंगे हर एक कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है, उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इसके नाम याद रखना है। तो फिर कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, differential, wheels and axles. All these are the components of transmission system. Then next system is the control system. ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम यानी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट रहेंगे। तो पहला जो सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम में, स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग का पर्पज क्या होता है, टू टेक द टर्न इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो स्टीयरिंग का व्हीकल का डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम वहाँ पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम है ब्रेक सिस्टम। ठीक है। तो ब्रेक व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, व्हीकल की स्पीड कम करने के लिए, या फिर व्हीकल अगर समझो कुछ ऐसा स्लोप टाइप रोड है, उसके ऊपर अगर हमें व्हीकल को होल्ड करना है, ठीक है ना, तो ब्रेक्स का यूज होता है। किस लिए, फिर स्टॉप करने के लिए, व्हीकल स्लो डाउन करने के लिए, या फिर स्लोप रोड पे व्हीकल को होल्ड करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम व्हीकल में जरूरी होता है। ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्ट सिस्टम। कंफर्ट सिस्टम यानी पैसेंजर को कंफर्ट दिलाने के लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट, कुछ सिस्टम रहेंगे, उसको हम कंफर्ट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। तो पहला सिस्टम जो है वो सस्पेंशन यानी जरूरी नहीं है कि व्हीकल के लिए हमेशा प्लेन रोड ही रहेगा। ठीक है।
व्हीकल कुछ ऐसा इरेग्युलर सरफेस वाला रोड रहेगा या फिर कुछ गड्ढा वगैरह ऐसा आ सकता है रोड के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वाइब्रेशन आएगा या फिर व्हीकल की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ सिस्टम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। और वो सस्पेंशन सिस्टम क्यों जरूरी होता है? टू प्रिवेंट द पैसेंजर फ्रॉम द शॉक्स कमिंग फ्रॉम द इरेग्युलर सरफेस ऑफ द रोड, ठीक है। और उसके बाद और एक कंफर्ट सिस्टम होता है HVAC। HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब पैसेंजर को इरिस्पेक्टिव ऑफ द environment to provide the comfort to the passenger, this HVAC system is provided in the automobile, बराबर। जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम समर सीजन में, विंटर सीजन में पैसेंजर को कंफर्ट दिलाने के लिए HVAC सिस्टम वहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो उसमें आता है इग्निशन सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम। इग्निशन सिस्टम और स्टार्टिंग सिस्टम सेम ही रहेगा। तो इग्निशन सिस्टम मतलब इंजन को स्टार्ट करने के लिए, बराबर ना, फ्यूल को बर्न करने के लिए वहाँ पे हमें कुछ स्टार्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करना होता है। सो दैट इज नथिंग बट अ स्टार्टिंग सिस्टम और इग्निशन सिस्टम। देन चार्जिंग सिस्टम कुछ एक्सेसरीज रहते हैं व्हीकल के ऊपर, तो उसको रन करने के लिए, जैसे कि वाइपर हो गया, वाइपर वगैरह, उसको रन करने के लिए बैटरी लगेगी, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सिस्टम होती है उसको हम बोलेंगे चार्जिंग सिस्टम, ठीक है। उसको हम बोलेंगे चार्जिंग सिस्टम। देन सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम इन द सेंस कुछ एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए वगैरह सिस्टम्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि एयर बैग्स हो गया, कुछ सेंसर्स एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे व्हीकल के ऊपर रहते हैं। तो वो सब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये सभी सिस्टम्स ऑटोमोबाइल के ऊपर रहते हैं। तो फिर कौन से सिस्टम है फिर ये? फर्स्ट जो है वो इंजन, उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम रहेगा, कंट्रोल सिस्टम, कंफर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। So this is all about the different system used in automobile. So the summary of the today's lecture, or we can say outcomes of the today's lecture, define automobile। मतलब आज के सेशन के बाद आपको पता चल गया है कि ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल या आपको पता चल गया है। उसके बाद सिस्टम्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो ये सभी हमारे लर्निंग आउटकम्स थे। उसके बाद PO एंड PSO जो है ये हमने मैप किए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज सेशन। So thank you for watching this video.